नमस्कार। आज हम अपनी इतिहास की नोटबुक खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज का जो भारत का नक्शा है वो आखिर बना कैसे। मतलब संविधान के पहले आर्टिकल से लेकर आज तक हमारे राज्यों की सीमाएं कैसे बदलती रहीं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भारत असल में है क्या, मतलब राज्यों का संघ। फिर हम देखेंगे कि हमारी संसद के पास देश का नक्शा बदलने की जबरदस्त ताकत कैसे है। एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच भी है कि क्या हम अपनी जमीन किसी और को दे सकते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि नए राज्यों की मांग कैसे उठी और आखिर में भारत का नक्शा वक्त के साथ कैसे बदलता गया। देखिए, भारत के स्ट्रक्चर को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये एक परिवार जैसा है। जो केंद्र सरकार है यानी यूनियन, वो है बड़ा भाई, और जो हमारे राज्य हैं स्टेट्स, वो हैं छोटे भाई। और बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि वो छोटे भाइयों के लिए घर में कमरे बनाएं या बदल दें। तो चलिए अपने पहले चैप्टर पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान देश के बारे में सबसे पहली बात क्या कहता है। हमारे संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो एक बहुत पुरानी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसमें साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब हमारे देश के ये दोनों ही नाम ऑफिशियल हैं, बराबर हैं। अब यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। सुनने में एक जैसा लगता है ना, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फेडरेशन जैसे अमेरिका में वो होता है जहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े, वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो फिर भारत का क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ हमारे राज्य नहीं है, इसमें हमारे सारे राज्य आते हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और भविष्य में अगर भारत कोई और इलाका हासिल करता है तो वो भी इसी में शामिल होगा। तो वापस आते हैं उस बड़े भाई वाली बात पर, मतलब हमारी संसद। आखिर इसके पास राज्यों के कमरे बदलने की यानी नक्शा बदलने की ताकत आती कहां से है? चलिए अगले सेक्शन में संसद के इसी टूल किट को समझते हैं, आर्टिकल्स 2, 3 और 4। ये स्लाइड आर्टिकल 2 और 3 का फर्क बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, आर्टिकल 2 है बाहर वालों के लिए, मतलब अगर किसी बाहरी इलाके को भारत में शामिल करना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। और आर्टिकल 3 है घर के अंदर की बात, मतलब देश के अंदर ही किसी मौजूदा राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना या उसकी बाउंड्री बदलना या फिर नाम बदलना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। तो सवाल ये है कि किसी राज्य की बाउंड्री बदली कैसे जाती है? प्रोसेस ये है कि प्रेसिडेंट की सिफारिश पर बिल लाया जाता है। उस बिल को जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसकी विधानसभा को भेजा भी जाता है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, संसद उस राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब अगर राज्य मना भी कर दे तब भी संसद चाहे तो बिल पास कर सकती है। आखिरी फैसला संसद का ही होता है। और इस ताकत को और भी पावरफुल बनाता है आर्टिकल 4। ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत नक्शे में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको कोई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये काम एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किए गए कानून से भी हो सकता है। कितना आसान बना दिया गया है इसे। तो क्या संसद की ये ताकत मतलब बिल्कुल ही अनलिमिटेड है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, जिसने इस सवाल का जवाब दिया। ये केस था बेरूबारी यूनियन केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद देश के अंदर राज्यों की सीमाएं घटा बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भारतीय इलाके को काट कर किसी दूसरे देश को दे देना, इसकी सीधी सीधी पावर संविधान संसद को नहीं देता। तो बात साफ हो गई, अगर देश के अंदर राज्यों को बदलना है तो वो एक साधारण कानून से हो सकता है, लेकिन अगर देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, और ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि संविधान में क्या लिखा है, पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आज़ादी के बाद पूरे देश से नए राज्यों की मांग उठने लगी। चलिए देखते हैं कि कैसे इन मांगों ने हमारे संवैधानिक ढांचे को टेस्ट किया। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत वैसा नहीं था जैसा आज है। उस वक्त राज्यों को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। पार्ट ए, बी, सी और डी। ये सब उनके ब्रिटिश राज के समय के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पर आधारित था।
आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मांग उठी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। लेकिन शुरू में सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, सबने मना कर दिया। पर फिर एक बहुत बड़ी घटना हुई। पोटी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो हुआ, उसने सरकार को मजबूर कर दिया और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और बस इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए फजल अली कमीशन बनाया गया और फिर इसी कमीशन के सिफारिशों के आधार पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और यहीं से भारत के नक्शे को नए सिरे से बनाने का वो लंबा सफर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। और ये बदलाव हुए कैसे? देखिए, 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा बना। फिर 70 के दशक में उत्तर पूर्व में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे नए राज्य बने। फिर साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित किया गया। तो ये पूरा सफर हमें एक बात तो साफ साफ बताता है कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। संविधान कहता है इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब देश तो अटूट है, पर उसके राज्य टूट सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक ऐसे देश में जहां राज्यों की पहचान कभी भी बदली जा सकती है, इस बात का असल में क्या मतलब है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।